नमस्कार। उत्तर प्रदेश के नए आंकड़ों के साथ स्वागत है। और आज उत्तर प्रदेश के लिए आखिर ओबीसी वर्ग जो है वो किस तरफ जा सकता है, क्योंकि सियासी गणित इस वक्त ओबीसी वोटर्स पर है। ओबीसी वोटर्स का चुनावी आंकड़ा और चुनावी गणित और सभी 403 सीटों का नया ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि यूपी में इस बार जो है राजनीतिक और इस वक्त जो है माहौल ओबीसी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। जहां बीजेपी के बड़े दिग्गज ओबीसी चेहरे मंत्री हो या फिर विधायक हो वो बीजेपी छोड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में क्या ओबीसी फैक्टर्स का अहम योगदान हो सकता है, इसको लेकर चुनावी आंकड़े और चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि चुनावी गणित कहीं न कहीं हर एक पार्टी अपना टारगेट सेट करती है और एक अपना वोट बैंक सेट करने के बाद कहीं न कहीं चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? यूं तो चुनावी रण में अपना अपना टारगेट है, तो बीजेपी यहां पर योगी आदित्यनाथ 80% का टारगेट जो लेकर चल रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव 56% टारगेट किन यहाँ पर जो है दलों को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा वो वोट बैंक उनको मिल सकता है। इसके अलावा प्रियंका गांधी 46%, मायावती जी ने 42% अपना टारगेट सेट किया है। इसको लेकर चुनावी गणित क्या बन सकता है? वही बीजेपी की बात की तो अगड़ी जातियां और गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित के दम पर बीजेपी अपना टारगेट 80% सेट कर चल रही है। और ये वो बड़ा कारण था कि अगड़ी जातियां और गैर यादव ओबीसी जाटव दलित के दम पर बीजेपी ने 2014, 2017, 2019 में एक बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी जो 2022 में अपनी जीत का यहाँ पर दावा ठोक रही है, उसके पीछे के कारण कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक उस तरफ जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर मायावती जी के लिए जाटव और दलित के दम पर वो अपना जीत का दावा यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन हिंदू वोट के दावेदार कौन हो सकते हैं? 2022 का टारगेट 80% जो बीजेपी ने सेट किया है, उसमें देखिए राम मंदिर, अयोध्या, आस्था पर्व, त्योहार, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो सेट यहाँ पर टारगेट किया है बीजेपी ने, जो कि हिंदू वोट के दावेदार यहाँ पर मानी जा रही है। 2017 में जहां 40% वोट शेयर बीजेपी को इन के दम पर मिला था, ये जो उनका एक वोट बैंक रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो जो 56% का टारगेट सेट किया है, इसमें यादव 11% है, मुस्लिम 19% है, राजभर 4% और दलित 22 मिलाकर अगर बात की जाए तो उनका जो टारगेट यहाँ पर है उसमें 56% यहाँ पर सेट है, यानी टारगेट है। जबकि मायावती जी की बात की जाए तो मायावती जी का जो टारगेट है वो है 42%, जिसमें जाटव 11% है, मुस्लिम 19% है और ब्राह्मण 12%, कुल मिलाकर 42% का इनका टारगेट यहाँ पर दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ 2017 में तो चुनाव नहीं लड़े थे और यहाँ पर 2022 में सीएम के तौर पर वो यहाँ पर बड़े चेहरे माने जा रहे हैं और अयोध्या से माना जा रहा है कि वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर क्या उनको जीत मिलेगी? आखिर उनके दावेदार कौन हो सकते हैं? इस पर अपने कमेंट बॉक्स जरूर रख सकते हैं। लेकिन बात की जाए आखिर यूपी में मुस्लिम फैक्टर्स कितना अहम योगदान डाल सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कुल 20% मुस्लिम वोटर आते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 145 सीटों पर सीधे तौर पर असर डालते हैं और अजहरुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि वो यहाँ पर 100 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अगर 100 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर नुकसान किसका हो सकता है और इसका फायदा किसको हो सकता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें 2017 में तो मुस्लिम जो कैंडिडेट रहे हैं, जहां बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, बीएसपी ने 57 और समाजवादी पार्टी ने 67 उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस ने 22, 30 विधायक जो थे वो मुस्लिम जीत कर भी आए। यानी अजहरुद्दीन ओवैसी का जो दावा है वो कितना सटीक बैठ सकता है, इसके आंकड़े भी आपको बहुत जल्दी वाले। जबकि 2017 में मुस्लिम वोट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है 70% मुस्लिम वोट का समर्थन मिला था। क्या 2022 में ये मिलने वाला है? क्या अजहरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और बात की जाए तो मायावती जी, क्या इसमें बिखराव देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि बीएसपी की बात की जाए तो यहाँ पर 20% और अन्य खाते में 10% वोट शेयर मुस्लिम वोट बैंक 2017 में मिला था। जबकि यहाँ बात की जाए तो जीत के लिए ओबीसी खोलेंगे रास्ते। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वक्त जो है बड़ी हलचल ओबीसी वर्ग में दिखाई दे रही है, क्योंकि हर एक पार्टी कहीं ना कहीं ओबी के रास्ते उत्तर प्रदेश में जीत का रास्ता तलाशने में लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बीजेपी के लिए सेंधमारी कर दी है। कुछ बड़े मंत्री समेत कुछ बड़े एमएलए जो हैं वो ओबीसी वर्ग से समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की तरफ से ज्वाइन कर गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 55% से ज्यादा ओबीसी वर्ग आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यादव वोट बैंक। जहाँ दोस्तों 19% करीब
और यहाँ पर कुर्मी करीब बात की जाए तो 7.46% करीब, जबकि लोधी यहाँ पर 4.90 के करीब है और गडेरिया यहाँ पर 5% है। निषाद यहाँ पर करीब 4.5% है। इसके अलावा तेली यहाँ पर 4% है, प्रजापति यहाँ पर 3.42% है, जबकि कश्यप यहाँ पर 3.31% है, काश्य यहाँ पर 3.25% है, राजभर 2.33% यहाँ पर आ जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो रास्ता मिलने वाला है वो ओबीसी वर्ग से ही मिलने वाला है। ये आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है? बीजेपी तो साफ कर रही है कि एक बार फिर से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव 10 मार्च आ रहे हैं। अखिलेश यादव लेकिन अपने अपने दावे जरूर से माने आ रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग, जो ओबीसी फैक्टर्स है, वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आखिर किसके दावे में कितना दम है ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी है, इसका कितना नुकसान हो सकता है? लेकिन तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के लिए अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने अपने पहले लिस्ट के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में गठबंधन जरूर समाजवादी पार्टी ने तय किया है। पहले फेज की अगर बात की जाए तो 58 सीटें इसमें शामिल की गई हैं। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसमें 11 जिले शामिल किए गए हैं। ऐसे में यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है? यहाँ का अनुमान जो निकल कर आ रहा है कि पहले फेज के लिए 58 सीटों का चुनावी गणित क्या बन सकता है। बीजेपी को 30 से 33 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 से 26 सीटें, बीएसपी की बात की जाए और तो यहाँ पर करीब 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में पहले फेज में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी फेज की बात की जाए तो दूसरे चरण के लिए करीब 55 सीटें शामिल हैं, जिसमें 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, जिसमें 9 जिले शामिल हैं। सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, भदोही, बरेली और शाहजहांपुर इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ के चुनावी गणित क्या बन सकते हैं? यहाँ के चुनावी आंकड़े कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 22 से 26 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 5 सीट यहाँ पर बीएसपी के लिए, 3 से 4 सीट कांग्रेस के लिए, क्योंकि बरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 4 सीट, जबकि अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीट अन्य के खाते में भी जाने का संभावना है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तीसरे चरण के लिए 59 सीटें शामिल हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 20 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसमें 16 जिले रखे गए हैं, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, खासगंज, ईटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा को शामिल किया है। यहाँ के चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान क्या हो सकता है? 27 से 30 सीट जो है बीजेपी को, 20 से 26 सीट समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 5 सीट यहाँ पर बीएसपी, 1 से 4 सीट कांग्रेस के लिए, 0 से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। चौथे फेज की बात की जाए तो करीब 60 सीटें शामिल हैं, जो कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी। 9 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है? 25 से 28 सीट जो है बीजेपी को, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 30 से 35 सीटें, 3 से 6 सीट जो है यहाँ पर बीएसपी के लिए, 3 से 5 सीट कांग्रेस को और 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर 5वें चरण की बात की जाए तो 60 सीटें इसमें शामिल है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 11 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें अमेठी है, सुल्तानपुर है, चित्रकूट है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी है, प्रयागराज है, यहाँ पर बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ के चुनावी गणित क्या बन सकते हैं? देखिए 32 से 35 सीट बीजेपी को, 22 से 25 सीट समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 6 सीट जो है वो है बीएसपी के लिए, 3 से 5 सीट कांग्रेस और 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा छठे फेज की अगर बात की जाए तो 57 सीटें इसमें शामिल हैं। 3 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होगी। 10 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है? 30 से 32 सीट बीजेपी के लिए, 22 से 25 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी की बात की जाए तो 3 से 6 सीट, 1 से 5 सीट कांग्रेस के लिए, 0 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 7वें फेज के लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी, जिसमें 9 जिले शामिल हैं और 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें आजमगढ़ है, मऊ है, जौनपुर है, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को इसमें शामिल किया है। यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है? 20 से 22 सीट बीजेपी के लिए, 23 से 26 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए, 2 से 6 सीट बीएसपी, 1 से 5 सीट कांग्रेस और 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं।
यानी सारे आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए, जो हाल ही में ताजा सर्वे यहाँ पर सीबूटन ने जारी किया है, उस हिसाब से सभी 403 सीटों के लिए भाजपा को 42% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 33% वोट शेयर, बसपा को 13, कांग्रेस के लिए 7, अन्य खाते में 5% वोट शेयर 403 सीटों के लिए लगाया जा रहा है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को यहाँ पर सी वोटर से 223 से 235 सीटें, जबकि पोल स्टार न्यूज से 235 से 245 सीटें, डीबी लाइव से 144 से 152 सीट, टाइम्स नाउ बीटो से 240 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो महा ओपिनियन पोल है। यानी बात की जाए, डीबी लाइव को छोड़ दिया जाए तो बाकी एजेंसियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ पर बरकरार रह सकती है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी के हिसाब से तो 145 से 157 सीटें, सीबूटर से, पोल स्टार न्यूज से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 120 से 130 सीटें, डीबी लाइव के हिसाब से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है समाजवादी पार्टी, 203 से 211 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि टाइम्स नाउ के हिसाब से 143 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बीएसपी और यहाँ पर कांग्रेस और अन्य खाते में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। 2017 की स्थिति 2022 में बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए महा ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बरकरार रह सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस प्रकार से बड़ा हलचल ओबीसी वर्ग और अन्य वर्गों में देखने को मिली है। बीजेपी के कुछ बड़े दिग्गज मंत्री हो या फिर विधायक हो, वो अब बीजेपी छोड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब कितना असर ये बड़े दिग्गज नेता डाल सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इनकी एक अलग पहचान है और एक रीजन में काफी महत्वपूर्ण योगदान वो डाल सकते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी क्या बहुमत के आंकड़े को पार करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और कितनी हलचल देखने को मिलती है और कितने विधायक और यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता टिकट बंटने के बाद भी काफी हलचल देखने को मिलेगी। फाइनल परिणाम तो आपको जो है 10 मार्च को ही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।